हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पूर्ण रूप से मिला है और जिसमें 48 सीटें भाजपा को मिली है और 37 सीटें कांग्रेस को मिली है। अगर हिसार जिले की बात करना चाहूं तो हिसार में जो जो कांग्रेस पार्टी को मिली है और 3 बीजेपी को और 1 निर्दलीय सावित्री जिंदल को। तो ऐसे में हमारे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार है, अरुणेश जी हैं, कमलेश भारती जी हैं, मनोज हिसारी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे एक एक सीट को लेकर भी और जो जातिगत किस आधार पे लोगों ने वोट दिए। तो सबसे पहले एक इसमें खास बात ये रही कि नारनौल जो सीट है 52 सालों में वहां कांग्रेस की सीट बनी है और खासकर जो आदमपुर की सीट है एक चौधरी भजनलाल का गढ़ कहा जा सकता था, वो चंद्र प्रकाश ने जीत कर तोड़ दिया। तो ऐसे में मनोज हिसारी जी से हम बातचीत करते हैं। मनोज जी, अगर बात की जाए आदमपुर सीट की, क्योंकि भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई हमेशा से ये कहा है कि ये हमारा परिवार है और लगातार ये जीतते आए हैं और इस बार ये गढ़ चंद्र प्रकाश ने तोड़ दिया। तो कैसे देखते हैं, क्या इसमें इनके हार के कारण थे और उनके जीत के कारण कांग्रेस के क्या थे? प्रवीण जी, धन्यवाद आपका। सबसे मुख्य कारण जातीय समीकरण। आप देख सकते हैं, पिछले अगर उम्मीदवारों को हम देखें, कई उम्मीदवारों को चौधरी भजनलाल के टाइम से लेके कुलदीप के जी और भव्य से लेके कि जाति विशेष को तौर पर जाट उम्मीदवार को मैदान में रखते थे, जहां चौधरी भजनलाल परिवार को पूरा फायदा मिलता था। लेकिन इस बार जो समीकरण बैठाए, आदमपुर ही नहीं पूरे हरियाणा में जो समीकरण बैठाए, उसमें बड़े बड़े उम्मीदवार कच्चा खा गए। एक मैं समझता हूँ समीकरण ये है कि जो जाति समीकरण आदमपुर में इस बार बैठा, वो कुलदीप बिश्नोई या कहूँ कि भव्य बिश्नोई के लिए नुकसानदायक हुआ। तो इसमें दूसरा जो कारण है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लेकिन लोगों के बीच में रहना कम। ये आम लोगों की वहाँ बातचीत भी, हम खुद भी हम हल्के में गए थे, तो लोगों का कहना था कि इनका जो हमारा बीच में रहना होता है कम होता है। इस बार ये जो झटका मिला है उसको मैं समझता हूँ ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अंदर 2 मुख्य कारण हैं और बाकी कारण तो बीजेपी की लहर थी, तो बीजेपी कांग्रेस की लहर अपने इलाके में थी, बीजेपी के अपने इलाके में, लेकिन दोनों ही तरफ इस बार कांग्रेस वाले एरिया में भाजपा वाले गच्चा खा गए और भाजपा वाले में कांग्रेस गच्चा खा गए। तो मनोज जी, जैसे कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई दावा करते थे कि भी यहाँ आदमपुर क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है, तो इस बात में कहाँ तक दम है? विकास कार्य क्या होता है, सरकार का पैसा होता है, बजट होता है, एमसी को मिलता है, विधायक को भी मिलता है, सांसद को भी मिलता है, लेकिन वो पैसा लगता भी है ना भी लगे, दोनों बातें हैं। जनता चाहती है कि हमारे बीच में रहकर हमारी सुनवाई करे। कुछ और सीटों के भी आप जानते हैं, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं लूँगा। विकास का पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में रह के अगर उनके साथ बैठ के चाय पी ले या उनके पास वो अगर एक आम आदमी चला जाए कि हम आज उससे फला हमारे नेता से मिलाए हैं, तो वो उनको बड़ी तसल्ली होती है। पैसा आप सड़क पे लगा दो और मुझे उम्मीदवार ना मिले, 3 बार 4 बार मैं जाऊँगा, तो मैं कहूँगा छोड़ दो यार, इससे तो कुछ आने जाने नहीं है। तो ये लोगों का कहना है वहाँ के कि बड़े लोग हैं, बाहर रहते हैं, हिसार में कम रहते हैं, तो इनका एक ये नुकसानदायक पॉइंट ये भी मैं मान सकता हूँ। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश भारती जी भी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। भारती जी, ये बताएं कि नारनौल जो सीट है, कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व वित्त मंत्री और इस बार हारे हैं, दूसरी बार हारे हैं, और जस्सी पेटवाड़ जो 34 वर्षीय युवा है, तो आप कैसे देखते हैं कि उनकी हार कैसे देखते हैं और जो जस्सी पेटवाड़ की जीत है वो कैसे देखते हैं? अभी जैसे मनोज भाई ने कहा कि जब तक आप जनता के बीच नहीं रहते तब तक आपको जनता प्यार नहीं देती, स्वीकार नहीं करती। और मैं ये मानकर चलता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु भी मंत्री बनने के बाद वे जनता के बीच बहुत कम रहे, जनता से उनका संपर्क टूटता गया और वे मंत्री के उसमें बहुत व्यस्त रहे। तो मंत्री तो बनते हैं लोग, ऐसी को बात नहीं, लेकिन अपना क्षेत्र नहीं छोड़ते, जो इनकी सबसे बड़ी कमी रही कि ये अपने क्षेत्र में बहुत कम लोगों को उपलब्ध होते थे। तो ये एक बड़ा कारण। दूसरा, जैसे जस्सी पेटवाड़ है, वह लड़का, मैंने पहले भी आपसे बातचीत में कहा था कि वह वहाँ जिला पार्षद भी है
और जिला पार्षद भी किसी एमएलए से कम नहीं होता और बहुत सक्रिय लोगों के बीच रहने वाला। और ये दोनों अलग अलग बातें थी, एक जो लोगों को उपलब्ध था, दूसरा जो लोगों को उपलब्ध नहीं था। इसलिए कैप्टन को दूसरी बार भी लगातार हार का सामना करना पड़ा। ये मेरी बात। भारती जी, ये बताएं कि जैसे पहले कैप्टन अभिमन्यु मंत्री थे, यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में नारनौल क्षेत्र में जितना विकास कराया आज तक किसी ने नहीं कराया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं उनके भी बहुत निकट रहा हूँ और मैंने एक समय उनको कहा भी था कि आप चुनाव के निकट आने पर, तो मेरा अंदाजा है, आपको ठीक है वो कितने खर्चे नहीं खर्चे, उस समय आप 5 करोड़ रुपए खर्च करते हो, लोगों के बीच में जाते हो, बेटियां ढूंढ ढूंढ के शगुन भी देते हो। अगर आप 5 साल लगातार जाएं और उन बेटियों को शगुन भी दें और कहीं स्पोर्ट्स के लिए जाएं, कहीं कॉलेज की लड़कियों के बीच जाएं, वो कहते मेरा तो अपना एनजीओ, मेरा तो स्कूल है। तो वो ठीक है, लेकिन एनजीओ को चलाता कौन है? अगर आप एनजीओ चलाएंगे नहीं अपने पिताजी के नाम वाला और लोगों के बीच जाएंगे नहीं, लोगों को उनके सुख दुख में मिलेंगे नहीं, तो चुनाव के समय जाके जब आप लड़कियां ढूंढेंगे, शगुन भी देते हैं और 5 करोड़, 5 साल में आपका सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही लगेगा। पर उन्होंने 1 करोड़ नहीं लगाया, 5 करोड़ लगाना बेहतर समझा, जिस कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। तो युवा जो जस्सी पेटवाड़ है, तो इसका क्या लगता है? कहते हैं कि इसने मेहनत की है ग्राउंड लेवल पर। मैंने देखो इस तरह की जो मेरी जानकारी है कि मैं अभय चौटाला के साथ उसकी परिवर्तन यात्रा में गया था, तो वहां अभय चौटाला ने जो कहा मंच पर, तब मेरी समझ आई बात कि ये जो जहाँ का जिला पार्षद है जस्सी पेटवाड़, पहले मैं इसके मानने के लिए, इसके कहने के लिए पिताजी था। मतलब अभय चौटाला इनेलो की ओर से इसको लेके आया था, उसने इसको पार्षद बनाया, लेकिन अब ये किसी और को अपना पिता मानने लगा है, वो अलग बात है। लेकिन उसने चाहे दल बदला, चाहे इनेलो से कांग्रेस में चला गया, दीपेंद्र हुड्डा से मित्रता की, दीपेंद्र हुड्डा को सम्मान दिया, लेकिन उसने लोगों के बीच रहना जारी रखा। यह उसकी सबसे बड़ी बात थी, इसी कारण वह जीत पाया। तो हमारे साथ अरुणेश जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुणेश जी, ये बताएं, हरियाणा में हिसार की भी बड़ी हॉट सीट थी, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, वहीं से डॉक्टर कमल गुप्ता, लगातार मंत्री रामनिवास राणा। तो इसमें आप जो देखते हैं, क्या देखते हैं? जो हार जीत को कैसे देखते हैं? एक औद्योगिक परिवार को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार सीट बिगिनिंग ऑफ द नामांकन के दिन से ही हॉट सीट बन गई थी, क्योंकि यहाँ से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गई थी। यह माना जा रहा था कि भाजपा कमल गुप्ता के ऊपर दाव नहीं खेलेगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर कमल गुप्ता को टिकट देती है तो कमल गुप्ता निश्चित रूप से हारेंगे। उसके बावजूद भी जिन कारणों से उनको टिकट मिली, उसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक जन भावना और जिस तरीके से जिंदल परिवार राजनीतिक मैदान में न रहने के बावजूद भी उनका टीम प्रबंधन, जो जिस तरह से लोगों से मिलना जुलना, चाहे वो यहाँ रहें न रहें, जो उन्होंने जो लोकल स्तर पर जो एक घेराबंदी शुरू से कर रखी है, तो उसका लाभ उन्हें मिला। और यही कारण है कि नवीन जिंदल के जो उनके भाजपा से सांसद होने के बावजूद ही पुत्र प्रचार के लिए नहीं आया, लेकिन उनके जो दूसरे पुत्र थे, जो दूसरे भाई थे सज्जन जिंदल, वो सारे के सारे चुनावी मैदान में कैंप कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी पुत्र वधुआं भी कैंपिंग कर रही थी, पोते पोतियां सब सारे मैदान में जुटे हुए थे। तो एक टीम वर्क जो था, तो टीम वर्क दिखाई दिया, और टीम वर्क के बिना कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए कि अगर टीम वर्क आपके पास है तो आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। अगर टीम वर्क नहीं है तो आप चुनाव किसी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। मेरा ये मानना है, मेरा सभी नेताओं का भी ये सजेशन देना चाहूंगा कि कोई भी चीजें हो, आप उसको, अगर आप ये सोचिएगा कि चुनाव से 6 महीने साल भर जाकर के हम फील्ड में लोगों से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे और हमको टिकट मिलेगी तब हमको लोग वोट करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। जनता जानती है कि अगर आप उनके 5 साल तक, भले ही आप चुनाव जीते हारें, अगर 5 साल तक उनके सुख दुख में शामिल नहीं होंगे तो जनता आपको किसी कीमत पे वोट नहीं देगी। अरुणेश जी, अगर बात की जाए डॉक्टर कमल गुप्ता की, कमल गुप्ता ये दावा करते हैं मैंने काफी विकास कार्य किए, लाइटें लगाई पूरे हरियाणा में, यहाँ
जैसे रोड जो चौक हैं उनको सुंदर बनाया, लाल किले जैसी चीजें लगाई और इस तरह की चीजें लगाई, फिर भी डॉक्टर कमल गुप्ता सेकंड की बजाय थर्ड में आए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कमल गुप्ता का जो आचरण था, जब तक विधायक थे तब तक भी, विधायक बनने के बाद से ही उनके आचरण में परिवर्तन होना शुरू हो गया था और मंत्री बनने के बाद तो उनका आचरण जबरदस्त हो गया था। उनसे जो लोग मिलने के लिए जाते थे, 100 में से 95% उनके व्यवहार से दुखी होकर के उनके घर से निकलते थे। बोले कि जो आदमी मेरे को मान सम्मान से बात नहीं कर सकता, प्यार से बात नहीं कर सकता, उसे दुत्कारे का अधिकार नहीं है। तो ये जनता है, पब्लिक है, सबको सबक सिखाना जानती है कि अगर आप अपनी औकात में रह करके जनता की सेवा करेंगे तभी जनता आपको मान मर्यादा देगी, आपको वोट करेगी। अगर जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कतई जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। इसी का खामियाजा उनको कमल गुप्ता जी को भुगतना पड़ा है। तो चलिए हम दोबारा मनोज ईसारी जी से जुड़ते हैं। बरवाला की सीट को लेकर जो नलवा क्षेत्र से रणवीर गंगवा को वहां ट्रांसफर किया गया, वहीं रामनिवास घुड़ेला, संजना सातरोड, ये तमाम तीनों नेताओं के बीच रही और रणवीर गंगवा विजयी हुए। तो क्या लगता है इनका विजयी होने का कारण एक प्रजापति फैक्टर भी है? रणवीर गंगवा प्रजापति समाज से भी है। प्रजापति जो आपने कहा, रामनिवास घोडेला भी प्रजापति समाज से। इसमें समाज की बात नहीं है, इसमें एक जो फैक्टर आया सबसे बड़ा, त्रिकोणीय मुकाबला होना, और जो तीसरी उम्मीदवार थी संजना सातरोड, लोकदल बसपा की उम्मीदवार, एक बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ कांग्रेस को इसमें गया है। कुछ कांग्रेस के नेता, जैसे लोगों से वहां पता चला, हम लोग भी घूमे, कुछ कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ दिखाई नहीं दिए और संजना सातरोड के साथ पता चला कि उनके प्रचार में लगे हुए हैं। कई नेता हमें मिले ऐसे कि वो तो फलां के उसमें दिखे हुए हमें अलग से। दूसरी बात, रणवीर गंगवा जी का जो व्यवहार, नलवा से लड़े, चाहे वो हिसार से लड़े, चाहे बरवाड़ा से लड़े, उनका व्यवहार एक सौम्य और एक शालीन सिस्टम उनका एक रहा शुरू से ही। जिला पार्षद वो 2 बार रहे हैं, तब से मैंने उनको देखा है पिछले 30-35 सालों से। एक व्यवहार कुशलता जो उनकी है, लोगों से जुड़ाव, लोगों से लगाओ, उनकी जो मैनेजमेंट टीम में हम बात करें, कांग्रेस से बहुत डिफर थी। इसलिए रणवीर गंगवा का वहाँ जीतना लगभग पहले से ही लग रहा था कि जीतेंगे। और कांग्रेस का, जैसे मैंने आपको नुकसान बताया, कि कांग्रेस के बड़े नेता भी, मैं कहूँ इसमें कुछ नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ बड़े नेता भी घोडेला के चुनाव से गायब थे, तो इसलिए उनकी जीत का फैक्टर बना ये। तो क्या लगता है जैसे अब सरकार बनेगी तो रणवीर गंगवा ओबीसी समाज से भी है, लगातार 2 बार, अब तीसरी बार है और राज्यसभा एमपी भी रहे हैं। क्या लगता है इनको कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, ओबीसी फैक्टर है, तीसरी बार जीत है, 3 बार लगातार ये विधायक है और पार्टी में विश्वसनीय है। अगर हम खट्टर साहब की बात करें, नायब सैनी की बात करें या हाईकमान की बात करें, तो दूसरा इन्होंने जो हम बात करें कि नलवा हल्के की, भले ही ये नलवा में नहीं थे, लेकिन नलवा के उम्मीदवार के लिए भी इन्होंने पूरी मेहनत लगन से काम किया है, तो मंत्रिमंडल में जाना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बरवाड़ा सीट की ही बात की जाए, आप पार्टी से पूर्व मंत्री छत्रपाल भी खड़े थे। वोटिंग जो कि कम, मतलब लोगों से, मतलब जो वोटिंग कम मिली है उनको। एक तो जो आम आदमी पार्टी है हरियाणा में, कोई दबदबा नहीं है, ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरा, कुछ साल बीच में राजनीति में 80 के चुनाव के बाद वो बीच में गायब रहे। हालांकि हल्का जो उनका गिराया हल्का था, वो बरवाड़ा के कुछ गांव भी समाते हैं, लेकिन कंप्लीट जुड़ाव जो होता है, जैसे आदमी जो करते हैं, जिंदल हाउस भले ही चुनाव ना लड़े हो, लेकिन वो पब्लिक के बीच में रहे 19 से लेकर 24 तक। छत्रपाल सिंह जी, वो मेहनत उन्होंने बढ़िया करी, टीम बढ़िया थी उनकी, काम बढ़िया करा उन्होंने, अच्छा किया। ये बीजेपी से फिर आए। हाँ, काम अच्छा भी किया उन्होंने और पूरी सिस्टम को संभाला, लेकिन पार्टी के नाते या बीच में जो गैप आया उसके नाते उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो भारती जी से दोबारा जुड़ते हैं। भारती जी, नलवा क्षेत्र की बात की जाए, रणधीर पनियार पहले भी चुनाव लड़े थे, इस बार इनको एक जीवन दान भी मिल गया विधायक बनकर, और साथ के साथ अनिल मान भी खड़े थे, एक वीरेंद्र भी युवा है। तो क्या कहेंगे, बसपा और इनेलो से भी एक श्रवण कुमार वर्मा भी खड़े थे, है बताए। बिल्कुल। जहाँ तक आपने जो सबसे आखिरी नाम लिया श्रवण कुमार वर्मा, वो पहले कांग्रेस से
इच्छुक थे टिकट के। आपको याद होगा जिमखाना क्लब में उन्होंने सब पत्रकारों को बुलाया था और हुड्डा को भी बुलाया था। हुड्डा को बुलाया था, बकायदा वो जयंती मनाई जी। तो वहां उनकी बात बनी नहीं, लेकिन उन्होंने भी ठान रखा था कि चुनाव तो इस बार लड़ना है, तो वे उस गठबंधन से आ गए। दूसरा प्रत्याशी जो आप कह रहे हैं वीरेंद्र चौधरी, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और लगातार वैसे वो 5 साल लोगों के बीच रहे, कुछ कैंप्स लगाते रहे, युवाओं के बीच ज्यादा रहे, तो नशे छुड़ाने वाली मुहिम भी चलाई, वह लोगों के बीच रहे, लेकिन वो इस बार भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इनकी काफी कम आ गई। काफी कम आ गई, पिछली बार से कम आ गई। पिछली बार ज्यादा थी, इस बार कम आ गई। अब बात अनिल मान की है कि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर संपत सिंह दावेदार थे और लोग ये मानकर चलते थे कि अगर प्रोफेसर संपत सिंह को टिकट मिलता है तो वे जीत सकते, लेकिन अब टिकट की बात है, हाईकमान की बात है, टिकट अनिल मान को मिला। संपत सिंह जी ने निर्दलीय चुनाव पर्चा भी भरा, नामांकन भी भरा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा मनाने आए, उस प्यार में दबाव में उन्होंने वो पर्चा वापस भी ले लिया। उस दिन तो बल्कि अनिल मान इनके घर भी नहीं आए, सामने सूबे सिंगारे के घर के बैठे रहे। खैर बात यह होती है कि अब जो जीतने वाला प्रत्याशी रणधीर पनिहार, उसके लिए अगर सबसे बड़ा काम किया तो कुलदीप बिश्नोई ने दोनों बार टिकट कुलदीप बिश्नोई ही लेकर आए। पहली बार कांग्रेस में भी लेकर आए, यहाँ तक कह दिया था कि मेरी टिकट काट दो, रणधीर पनिहार को दे दो। तो इस तरह तब भी संपत सिंह की टिकट कट गई, रणधीर पनिहार की आ गई। इस बार भी वह भाजपा से टिकट लाने के लिए जो गंगवा जी जहाँ थे 2 बार जीते हुए, उनको बरवाड़ा भेजना पड़ा। वो उनकी खुशकिस्मती के वे वहाँ भी जीते। तो यहाँ रणधीर पनिहार से जब अभी चुनाव की चर्चा शुरू हुई थी, जिसे हम आम भाषा में सुग बुगाहट कहते हैं, तो मैं एक दिन इनके घर गया था, तो इन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि मैंने पूरा जो विकास का रोड मैप है वह हाईकमान को दे रखा है और मैं यहाँ काम करूँगा और काम करता रहा हूँ और मुझे टिकट मिलेगी। मैं इनका विश्वास देखकर हैरान हो गया था कि रणवीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर है, उसकी टिकट यहाँ से कैसे कटेगी, अगर कटेगी तो वो कहाँ जाएंगे। वो जवाब मिल गया कि उनको बरवाड़ा भेज दिया, इनको टिकट मिल गई और कुलदीप ने इतना जोर लगाया कि अब वो सोच रहा कि मैंने कुछ समय भद्दे को भी दिया होता तो वही जीत जाता। तो जो भी हुआ है वो आपके सामने है कि नलवा में पहली बार ये कहा जा रहा है कि जब से ये नलवा बना तब से पहली बार कुलदीप बिश्नोई का प्रत्याशी, जहाँ बिश्नोई परिवार से जुड़ा व्यक्ति जीता है, नहीं तो हार ही मिलती रही। तो अरुणेश जी से दोबारा जुड़ते हैं। अरुणेश जी, अगर हांसी क्षेत्र की बात की जाए, राहुल मक्कड़, विनोद ब्याणा, जब वोटिंग काउंटिंग चल रही थी, राहुल मक्कड़ स्टार्टिंग में अप चल रहे थे, लास्ट में जाके डाउन हो गए। क्या लगता है, हाँ, क्या लगता है कि ये पहले राउंड में अप रहे, बाद में डाउन रहे, क्या शहरी और ग्रामीण? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विनोद भयाना जी ने घेराबंदी की और अपने पुराने साथियों को वापस जोड़ के लाए, और उसके ठीक विपरीत मक्कर जी ने घेराबंदी करने में नाकाम रहे, अपने पुराने रूठे हुए साथियों को मनाने में नाकाम रहे, और विनोद भयाना पूरी तरह से सफल रहे। और खास करके जो जब आपको ध्यान होगा कि जो जिला बनाने का मुद्दा था, उस मुद्दे को भी भुनाने में सफल रहे, क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब हुए कि हमने हांसी का विकास कराया है, आगे भी विकास कराएंगे। इस भावना को लेकर के जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और इसी का कारण यही परिणाम था। विनोद भयाना न केवल अच्छे मतों से बल्कि भारी मतों से जीते हैं। अब सबसे बड़ी देखने की बात है कि अब जिस तरह से जातिगत समीकरण बन रहा है, क्या हिसार जिले से किन किन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 3 बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और तीनों मंत्री पद की दौर में शामिल है। अब देखना यह है कि इनमें से किसकी लॉटरी लग सकती है। जी, तो मनोज जी से एक बार दोबारा जुड़ते हैं। मनोज जी, थोड़ा अगर जातीय समीकरण की बात की जाए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी में जो विपक्ष का या जो भी एक है कि भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, और ये दोनों अलग अलग गुट रहे हैं। इससे पहले किरण चौधरी भी यहाँ से छोड़ गई थी कांग्रेस पार्टी को।
तो क्या लगता है कि एक जो इस फैक्टर में कितना असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है। गुटबाजी लोकसभा में भी थी, गुटबाजी विधानसभा में थी, और गुटबाजी मैं समझता हूँ कि लंबे समय से इसमें चल रही है। लेकिन एक लोकसभा चुनाव के बाद मैं आपको दो ही बातें 2 मिनट में बताऊंगा। कांग्रेस ने तो धरातल से उठ के आसमान में छलांग लगाई, और भाजपा जो आसमान में थी वो धरातल पे आई। और जो समीकरण उन्होंने जमीन पे बैठ के काम किया, खट्टर साहब मान लो या नायब सैनी मान लो या हाईकमान मान लो, उन्होंने बेहतर तरकीब बना के इस चुनाव को लड़ा है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और बढ़ती गई, और विधानसभा में जो खामियाजा आपके सामने हैं आज भी बरकरार है। अब भी शिकायतें हो रही हैं। आज अगर हम बात करें, आज भी टीवी में मैं देख रहा था, हुड्डा साहब उसकी शिकायत कर रहे हैं, वो उनकी शिकायत कर रहे हैं, हाईकमान ने दोनों को बुलाया है। तो ये गुटबाजी के कारण हार है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा जो फैक्टर है संगठन, अभी मैं कांग्रेस भवन की बात करूं तो पूरे विधानसभा के अंदर, मैं जब कांग्रेस भवन में डेली जाता था, कमरे बंद हैं, काम नहीं हो रहा, कोई बैठा नहीं है, कोई आ नहीं रहा। जबकि भाजपा अन्य पार्टियों कार्यालयों में धूम, आईटी के लोग बैठे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, कहीं धूप बत्ती हो रही है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन कांग्रेस भवन बंद ही रहा। जबकि यहाँ के सांसद हैं जयप्रकाश जी, वो भी हार की तरफ इस नहीं आए इलेक्शनों में। 1-2 बार किसी उम्मीदवार के लिए आए हो तो अलग बात है, लेकिन मुख्यालय जो कांग्रेस भवन है राजगढ़ रोड पे, वो भी बंद रहा। तो 3-4 फैक्टर ऐसे थे गुटबाजी के साथ साथ जो कांग्रेस को यह नुकसान पहुंचाने में पूरे हरियाणा में इन कांग्रेस का योगदान रहा। मनोज जी, अगर उकलाना क्षेत्र की बात की जाए, अनूप धानक को धराशायी कर दिया नरेश सेलवाल ने और एक तरफा उनकी जीत हुई। कुमारी शैलजा भी यहाँ से टिकट मांग रही थी, या अपने लिए, अपने पक्ष के उम्मीदवार के लिए, तो यहाँ से कांग्रेस का जीतना तय, ये तो बात फाइनल हो चुकी थी। उकलाने में पहले भाजपा के जो उम्मीदवार रहे हैं 2 बार 3 बार, वो हारे हैं, तो यहाँ से लगभग तय ही था। लेकिन लॉटरी नरेश सेलवाल की खुलनी थी। भले आदमी हैं, ठीक आदमी हैं, और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अगर कुमारी शैलजा अपने लिए, किसी और के लिए, तो भी कांग्रेस जीतनी थी यहाँ पर, और अब भी। लेकिन जो भाजपा का अंदर का जो वर्कर है, जमीन से जुड़ा वर्कर है, वो अनूप धानक के आने से खुश नहीं था। एक ये भी नुकसान अनूप धानक को गया है। जो जितनी मार्जिन से जीत हुई है कुलाना में, सबसे बड़ी जीत हम मान सकते हैं जिले में कांग्रेस उम्मीदवार की, तो उनका जीतना तय था। लेकिन जो मार्जिन हुआ, ये भाजपा की गुटबाजी के कारण भी हुआ है। जैसे कांग्रेस में गुटबाजी है, उकलाना में ऐसी ही भाजपा में रही, और उन्होंने अपनी पार्टी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। तो भारती जी से एक बार जुड़ेंगे। भारती जी, अगर बात की जाए, जैसे विपक्ष के लोग यही आरोप लगाते रहे कि जो जो इसकी बात की जाए विपक्ष की, कि जातीय समीकरण के हिसाब से वे बांटने का काम करते हैं भाजपा के लोग। आप कैसे देखते हैं कि इस फैक्टर का पूरे हरियाणा में और हिसार में कितना इफेक्ट पड़ा? इस बार तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी ये आरोप लग रहा है, जैसे हमारे साथी भी कह चुके हैं, कि ज्यादा एक समाज के ऊपर निर्भर हो गए कांग्रेस वाले, एक समाज के ऊपर, एक नेता के ऊपर, जिससे गुटबाजी भी बढ़ी। कि वही शैलजा वो बरवाला में नहीं आई, पसंद में गई। पसंद में उनकी पसंद का प्रत्याशी था, वे वहां गई। बरवाड़ा में राम निवास घोड़ेला हुड्डा जी के पसंद का प्रत्याशी था, यहाँ नहीं आई, ये कह करके मैंने दूसरी जगह प्रचार के लिए जाना। इसी तरह जो घोड़ेला ने गलती की कि जयप्रकाश की फोटो ही नहीं लगाई, एक अपने संसद की फोटो नहीं लगाते। तो ये जो एक समाज के ऊपर, जैसे आम शब्द में हम कहते जाट, जाट पर इतना निर्भर हो गए, या इतना इनके साथ जाट को जोड़ा जाने लगा कि दूसरी जातियों ने अंदर ही अंदर ये सोचना शुरू कर दिया कि फिर हमारा क्या होगा। और जिस तरह से शैलजा को इग्नोर किया गया, या उनकी वीडियो वायरल हुई, या उसके बाद उनको मनाने की कोई कोशिश नहीं हुई, और वो अज्ञातवास में चली गई, कम से कम 10 दिन तो वो चुनाव प्रचार में ही नहीं आई। जी जी। उससे भी उनका जो समाज था वह कांग्रेस से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया दिन प्रतिदिन। और मैंने उस समय आर्टिकल भी लिखा था कि किसका नुकसान करेगी शैलजा की चुप्पी, कांग्रेस का कर दिया। तो ये जो पंजाबी समाज है या दलित समाज है, जिसको साथ लेकर चलना था, वह अनजाने में ही इनसे छिटक गया। जात पात की राजनीति अपने आप बन गई कि गैर जाट के प्रत्याशी जीत गए, जाट के प्रत्याशी रह गए।
तो चर्चा के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। अरुणेश जी, ये बताएं कि अगर बात की जाए इस चुनाव में, ये देखने को मिला बड़े बड़े मंत्री तक भी हार गए, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, तमाम मतलब बड़े बड़े नेता भी हारे हैं बीजेपी के। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। यह जनता है, जनता सबक सिखाना चाहती है, वोटों के माध्यम से जनता सबक सिखाती है। कभी भी जनप्रतिनिधि को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जनता से ऊपर है। आप जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं हैं। तो इसी भावना के साथ अगर आप जनसेवा करेंगे तो आप जीतेंगे, नहीं तो अगर उनके मालिक बन के रहेंगे तो आप किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते हैं। और यही संदेश लोकतंत्र का पर्व देता है। और इसी लोकतंत्र के पर्व के इसी संदेश को इस बार फिर से हरियाणा की जनता ने बखूबी निभाया है और यह जता दिया है कि अगर आप हम पर शासन करेंगे, मेरे इच्छा के विपरीत शासन करेंगे, तो हम आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। यदि आप मेरे मन से काम करेंगे, मेरे दिल से जुड़ के काम करेंगे, तो हम आपको जिताने का काम करेगा। यही कारण है कि भाजपा का जो नारा था, बिना खर्ची बिना पर्ची का जो रोजगार दिए हैं, ये नारा आज की तारीख में सफल होता हुआ दिखाई दिया है। और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे थे, इतने वोट दो, हम तुम्हें इतनी नौकरी दूंगा, तो इस तरह की जो राजनीति थी, इसका करारा जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। तो ये थे हिसार के पत्रकार, इनका साफ तौर से यही कहना था कि जो भी चाहे मंत्री हो, विधायक है, काम जनता के साथ बीच में रहकर करेगा और जनता उसी के साथ जुड़ी रहेगी। और खासकर इन्होंने हरियाणा की जो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी बताया कि इस गुटबाजी के कारण भी कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रवीण कुमार।